बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ आपसे मुखातिब हूँ साल अव्वल के दूसरे सबक अपनी मदद आपके साथ। इसका पहला लेक्चर हो चुका, उसको समाप्त कर लीजिएगा, जिसमें हमने मुसन्नफ़ का तारुफ देखा, सबक के अहम नुकात देखे और ये सुर्ख अल्फाज में खुलासे को देखा। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, हमारा तरीक़ाकार ये रहेगा कि एक पैराग्राफ में एक अहम बात होती है, नई बात के लिए नया पैराग्राफ। ये अहम पैराग्राफ है, आप इन लफ्ज़ों को समझेंगे और इनको अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो बेहतरीन खुलासा तैयार होगा। इन्हीं को तफसील से देखेंगे तो ये तशरीह के नुकात होंगे। तो पहले लेक्चर समाप्त कर लीजिएगा। आज अपनी मदद आपका दूसरा लेक्चर है तशरीह के हवाले से। तो शुरू करते हैं जी। सफ़ा नंबर 6 पे अपनी मदद आप में मुसन्नफ़ सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम की इस्लाह के लिए एक सबक लिखा और बताया कि हमारे ज़वाल की, हमारी कमज़ोरियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं करते, अपनी मदद आप नहीं करते। कुरान आयत का हवाला दिया, हमने लास्ट लेक्चर में इस पर बात की थी। तो सबसे पहले देखिए, आप फरमाते हैं कि ये उम्दा और आजमूदा माकूला है क्या अपनी मदद आप। अपनी मदद आप जिस फर्द ने की, जिस कौम ने की, जिस नस्ल ने की, वो अफराद नस्ल कौमें कामयाब रहे। और जिसने मदद के लिए, सहारे के लिए दूसरों की तरफ देखा, वो अफराद, वो नस्लें, वो कौम नाकाम रहे। ये पहले पैराग्राफ में बात की गई है कि उम्दा और आजमूदा माकूला है। अपनी मदद आपका असूल इंसानों और कौमों के तजर्बे का निचोड़ है। अपनी मदद आप ही वो असूल है जो सच्ची तरक्की और कौमी वकार का सबब है। एक कौम की वकार कब होती है, एक कौम की इज्जत कब होती है, एक कौम का मर्तबा कब बनता है, जब वो कौम मदद के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखती, अपने वसाइल पर भरोसा करती है, खुद इन्हिसार होती है, वो अफराद, नस्लें, कौम तरक्की कर जाती हैं। ये बात की गई है पहले पैराग्राफ में। इसके बाद पहले सफ़े के दूसरे पैराग्राफ में बताया गया अहम असूल फितरत। सर सैयद फरमाते हैं नेचर का असूल। सर सैयद क्या है कि अंग्रेजी के लफ्ज़ आते हैं बार बार, नेचर इंग्लिश का लफ्ज़ है। वो कहते हैं नेचर का कायदा क्या है कि जैसी आवाम होती है वैसी उन पर हुकूमत होती है। यानी हुकूमत, मिसाल देते हैं, पानी अपनी पंसाल में आ जाता है, यानी पानी को जिस बर्तन में डालो पानी वैसे ही हो जाता है। देखिए हुकूमत कहाँ से है, ये हमने और आपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, लिहाजा जैसी अवाम वैसी हुकूमत। अगर अवाम तालीम याफ्ता होगी, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, तो वैसी उन पर समझदार हुकूमत होगी। और अगर अवाम अक्खड़ और जाहिल होगी तो वैसी जाहिल और अक्खड़ उन पर हुकूमत होगी। कि कुरान पाक का ये फैसला है कि जिस तरह की अवाम होती है वैसी हुकूमत उन पर मुसल्लत कर दी जाती है। हमारे एक प्रोफेसर साहब इसकी बड़ी मज़ाहिया मिसाल दिया करते थे। इस आयत का तर्जुमा कह लें या तशरीह कह लें, वो फरमाया करते थे पंजाबी ज़बान में, बेतकल्फ़ी में कहा करते थे, जेह जिया मुँह ओह जिया छितर। यानी जिस तरह के अफराद होते हैं वैसे ही हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तीसरे पैराग्राफ में मुसन्नफ़ बयान करते हैं अफराद क्या है, कौम क्या है, अफराद का मजमुआ। देखिए कौम कोई और नहीं है, मेरे और आपका नाम ही कौम है। मैं और आप कौम बनाते हैं, मैं और आप ईमानदार हैं तो कौम ईमानदार है, मैं और आप मेहनती हैं तो कौम मेहनती है, मैं और आप सच्चे हैं तो कौम सच्ची है, मैं और आप तरक्की याफ्ता हैं तो इसका मतलब हमारी कौम तरक्की याफ्ता है। यानी कौम की तरक्की में हर एक को अपना किरदार अदा करना है। मुझे अपने तौर पर बहसियत उस्ताद अपना किरदार अदा करना है, आपको बहसियत तलबा व तालिबात अपना किरदार अदा करना है, तो ही कौम तरक्की करेगी। हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, तुमने ये किया, तुमने किया। देखिए जब मैं आपको इशारा आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूं, आपकी तरफ एक उंगली है, 3 उंगलियां मेरी अपनी तरफ है, मैं देखूं मैंने क्या किरदार अदा किया। माना कि ना धरती को हम गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हमें कंट्रीब्यूट करना है, अपना किरदार अदा करना है कि मेरे और आपका नाम ही कौम है। तो यहां वो बयान करते हैं कि कौमी तरक्की का गवर्नमेंट की बजाय आवाम पर इन्हिसार। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी होगी तो तरक्की कर जाएगी, ऐसा नहीं है।
افراد کا مجموعہ قوم ہے. دیکھیے گورنمنٹ چند 100 لوگوں کا نام ہوگا, چند ہزار لگا لیں, عوام تو 20 کروڑ ہے. جب تک وہ ترقی نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو ایسا نہیں کہ حکومت اچھی ہونے سے ملک ترقی کر جاتا ہے, جب تک خود عوام اچھی نہیں ہوگی, عوام میں کوشش نہیں ہوگی, اپنی مدد آپ نہیں کرے گی, جد و جہد نہیں کرے گی, ملک ترقی نہیں کر سکتا. یعنی بات کیا ہوئی کہ انسانی ترقی ہی قومی ترقی کا سبب ہے, انسانوں کی ترقی ہی قوم کی ترقی ہے. مجھے اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرنا ہے, آپ کو اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرنا ہے. آگے بات ہوئی جی قومی ترقی اور تنزل کے اسباب, تنزل زوال. بڑا خوبصورت پیراگراف ہے. سر سید بتاتے ہیں کہ کیا رویے عادات ہوتی ہیں جس سے قوم ترقی کرتی ہے, کیا چیزیں جن سے زوال کا شکار ہوتی ہے. تو 4 چیزیں لکھتے ہیں جی, شخصی محنت, شخصی عزت, شخصی ایمانداری, شخصی ہمدردی. یاد رکھیں جب چھوٹی آج اس کا لفظ سیلف ہوتا ہے. شخصی محنت یعنی ہر شخص, جب تک ہر شخص محنت کا خوگر نہیں ہوگا, محنت کا عادی نہیں ہوگا, قوم ترقی نہیں کرے گی. ہم محنت کی صفت دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں, خود نہیں اپنانا چاہتے. میں ویسے تو استاد آپ کو کہوں گا کہ آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے پڑھا کریں, محنت کریں, اور خود میں 2 گھنٹے بھی کام نہیں کرتا. ہم یہ رویہ دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں. جب تک ہر شخص محنتی نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. شخصی عزت, ہمیں سیکھنا ہوگا عزت کرنا اور عزت کرانا. دیکھیے 2 باتیں عزت کے والے سے. میں ایک بات تو یہ ہے, میرا یہ رویہ سوچ ہو, میں دوسروں کی عزت کروں تاکہ دوسرے میری عزت کریں. اور ایک بات یہ ہے کہ میں دوسروں کو اتنا بے عزت کر دوں کہ لوگ ڈر کے مارے میری عزت کرنے لگے. یقیناً دوسرا رویہ غلط ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہوگا عزت کرنا اور عزت کرانا کیا ہوتا ہے. آگے بات ہے جی شخصی ایمانداری کی. ہر شخص کو ایماندار ہونا ہوگا. جب تک ہر شخص ایمانداری سے اپنا کام نہیں کرے گا بات بنے گی نہیں. میں ایک آپ کو عملی مثال دینا چاہوں گا. جہاں ہمارا گھر ہے, ہمارے گھر کے ساتھ ایک دکان ہے دودھ دہی کی, رمضان شریف والے سے بات کر رہا ہوں. وہ بارش ہے, میں جانتا ہوں نمازی ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, ماتھے پہ محراب بھی ہے, ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے, دیندار آدمی ہے, میں جانتا ہوں. لیکن جب دہی تولتے ہیں تو تولتے کم ہیں. وہ کہتے ہیں دین اپنی جگہ پہ, کاروبار اپنی جگہ پہ. یہی ہمارا عالمی ہے. ہم نے دین اور کاروبار کو الگ کر دیا. ایسا نہیں ہوگا. ایماندار ہونا ہوگا. ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں, ہم ایماندار نہیں ہیں. دفتر کا وہ کلرک جو 2 گھنٹے لیٹ آتا ہے اور 1 گھنٹہ پہلے چلا جاتا ہے, اور درس کیا دیتا ہے, بھاشن کیا دیتا ہے کہ ملک ایماندار نہیں ہے, حکومت ایماندار نہیں, وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جی شخصی ہمدردی. شخصی ہمدردی کیا ہے جی؟ میرے دل میں دوسروں کا درد ہو, حقوق و لبات. اپنے دیکھیں کہتے ہیں اپنے گھر کو دھول کوئی سیانا ہوتا ہے. میں یہ دیکھوں کہ مجھے اللہ نے جو عزت, جو پیسہ, جو شہرت, جو دولت, طاقت دی, کیا وہ میں دوسروں کے لیے فائدے مند ہو رہا ہوں؟ کیا میری ذات سے, میرے علم سے, میری دولت سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ یہ مجھے دیکھنا ہوگا. قومی ہمدردی کو اپنانا ہوگا. جہاں میں اپنی گھر کی ترقی کے لیے اقدامات کرتا ہوں, وہاں مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ملک کی ترقی میں میرا کیا کردار ہے. کیا میں اس دھرتی کے لیے, ملک کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہوں یا اس دھرتی پر بوجھ بنا ہوا ہوں؟ یہ مجھے خود دیکھنا ہوگا. اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو بتاتے ہیں قومی ترقی کا سبب ہے. اب ان کو الٹ کر لیں. تنزل یعنی ہر شخص محنتی نہ بنے, سست اور کاہل ہو جائے. ہر شخص عزت کی بجائے بے عزتی پر اتر آئے. شخص ایماندار نہ ہو, بے ایمان ہو جائے. شخصی ہمدردی نہ ہو بلکہ ذاتی مفاد کی بات کریں. یعنی ان کو الٹ کر دیں تو وہ کیا بن جائیں گے؟ زوال کے اسباب. یہ ترقی کے اسباب تھے, الٹ کر دیں گے تو زوال کے اسباب ہو جائیں گے. اس کے بعد جی پہلے صفحے کے آخری پیراگراف میں سر سید فرماتے ہیں قوم کی سچی خیر خواہی کیا ہے. خیر خواہ ہونا, ویل وشر ہونا. بات آپ سے پہلے کر چکا. قوم کی سچی خیر خواہ یہ ہے میں ہر لمحے سوچوں کہ اس ملک و قوم کی ترقی میں میرا کیا کردار ہے. اب دیکھیے میرا کیا کردار ہے. میں استاذ ہوں تو میرا یہی کردار ہے کہ میں جو تنخواہ لیتا ہوں, جو مجھے مشاہرہ ملتا ہے, جس سے میرا کچن چلتا ہے, میرے بچوں کا پیٹ پلتا ہے, میں دیکھوں کیا میں وہ حلال کر رہا ہوں,
क्या रिस्क हलाल कमा रहा हूं। एक बाप जो अपनी औलाद को दे सकता है वो कार कोठी बंगला स्टेटस नहीं होता। ये सबसे अहम बात होती है कि वो अपने बच्चों की जायज जरूरियात को रिस्क हलाल से पूरा करें। ये वो चीज है जो वालिदैन अपने औलाद को दे सकते हैं, और इसके लिए आपको अपने माँ बाप का एहसानमंद रहना चाहिए कि यही चीज है जो आपके लिए कर सकते हैं, और यही सबसे बेहतर तोहफा है जो वो दे सकते हैं। तो बात हो रही थी खैर खाई की। तो खैर खाई क्या है कि मैंने आपसे पहले बात की कि मैं ये कोशिश करता हूँ मेरे घर में हर चीज़ हो, मेरा घर बड़ा हो, मेरे घर में ज़िंदगी की हर सहूलत हो। मैं ज़ाती घर की तरक्की के लिए तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। ये बच्चा, ये मुल्क भी मेरा घर है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये देखना होगा। तो सच्ची खैर खाई क्या है? शख्सी चाल चलन की उम्दगी ही कौम की सच्ची खैर खाई है। अगर मैं कौम का खैर खाऊं तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अपनी औलाद को क्या माहौल दे रहा हूं। औलाद की मुनासिब तरबियत और निगरानी की जरूरत हुआ करती है। मैं ये देखूं कि मेरे घर में क्या माहौल है, घर में क्या हो रहा है। मैं आपको मिसाल दूं, मेरा छोटा बेटा, घर में हमारे एक इल्म अदब का माहौल होता है, महफिल भी होती है, शेर व शायरी की बात भी होती है। अब हर घर की तरह हमारे घर में भी यही बात है। मेरी कोशिश होती है अगर टेलीविजन चल रहा है, अजान हो तो आवाज़ बंद कर दे, और बच्चों को कहता हूँ कि अजान सुने और साथ दोहराए। तो वो छोटा बच्चा है, बाशोर नहीं है, वो अजान भी सुनता है, लेकिन जाहिर है घर में गाने भी चलते हैं, फिल्में भी चलती हैं, वो भी देखता है। अब उसके ज़हन ने काम किया कि शायरी क्या होती है, तो उसने खुद शेर बना लिया और मुझे शेर सुनाता है जी। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, जो कुछ लबे खा पी जा। ये पता नहीं कहाँ से उसने सुन लिया, किस तरह से सुन लिया, यानी इस तरह की एक फर्जी बात कहीं टीवी पे उसने देख लिया, इस तरह से बात। तो अब बात ये है कि असरात आते हैं। मेरा बड़ा बेटा वो जब बहुत छोटा था, मैं उसकी भी अपनी ज़ाती मिसाल दूं, वो एक घर में कंप्यूटर पे गेम हुआ करती थी, GTA वाइस सिटी। वो जनाब जब देखो गेम खेल रहा है, सुबह दोपहर शाम, ना उसको खाने पीने की होश, ना उठने बैठने की होश। तो मैंने गौर किया कि इस गेम में ऐसी क्या बात है। तो मुझे ये लगा कि उस गेम से बच्चा सिर्फ यही सीख रहा है चोरी कैसे की जाती है, डकैती कैसे की जाती है, लूट मार कैसे की जाती है, लूटे हुए माल को कैसे छुपाया जाता है, कहाँ छुपाया जाता है। तो ये तरबियत, अब बच्चा जब ये बार बार गेम खेलेगा उसके ज़हन पर असर आएगा। मैं बच्चों को बाहर लेके निकलता हूँ, 3 मेरे बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को क्या होता है जी, उनको खिलौना कौन सा चाहिए, पिस्टल चाहिए, रिवॉल्वर चाहिए। तो देखिए, मैं बच्चे को खिलौना पिस्टल लेकर दे रहा हूँ, घर में वो गेम वो खेल रहे हैं जिसमें मार कुटाई है, फायरिंग है, और फिर मैं ये तवक्को रखूं कि उसके ज़हन पे मनफी असरात नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस पर अगर आपका आखिरी लफ्ज़ क्या है जी कि इस तरह शख्सी चाल चलन में तरक्की हो सकती है, हाशा व कला, हरगिज़ नहीं। तो मुझे देखना होगा कि घर में बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से घर में क्या माहौल है, उनकी दोस्तियां क्या हैं, वो कौन सी खेल खेल रहे हैं, उनका किन लोगों में उठना बैठना है और क्या कर रहे हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि आज की नौजवान नस्ल ही कल का मुस्तकबिल है। तो कौम की सच्ची खैर खाई क्या है कि मैं खुद रिज़्क़ हलाल खाऊं और बच्चों की मुनासिब तरबियत और निगरानी करता रहूं। ये तो था जी सर से अपनी मदद आपके पहले सफ़े के अहम नुकात। पहले लेक्चर का टाइम ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम दूसरे और तीसरे सफ़े के अहम नुकात देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।